So we have from chapter 12 चैप्टर 12 से हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो जो टॉपिक डिस्कस किए थे दोज वर टेस्टिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस फॉर 3 or more populations, testing equality of more than 3 or more than 3 population proportions जिसमें हमने ये देखा था कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर हमने 3 वाला किया था कि P1 P2 P3 अगर बराबर हैं तो इसको आप कहते हैं कि ये हमारा नल हाइपोथेसिस है. नॉट ऑल आर द सेम, दैट वाज अवर नॉट ऑल आर सेम. इसका हमने एग्जांपल किया था ऑटोमोबाइल वाला, यू नो. सो वो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी. इसके बाद हमने एक, या तो हो चुकी होगी, इसके बाद हमने एक और टॉपिक किया था चैप्टर 12 का, दैट वाज टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर हमने ये देखा था कि क्या हमारे पास अगर 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं तो वो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं. जिसमें हमने वो सेल्स का एग्जांपल गालिबन कंसीडर किया था, बेयर वाला, लाइट और रेगुलर और डार्क. और उसके साथ हमने एग्जांपल में कंसीडर किया था एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हमारा बेयर था और दूसरा हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल जो था वो जेंडर था, यानी मेल और फीमेल. एंड देन वी हैड कंक्लूडेड कि यस, जो हमारे पास जो बेयर की सेल्स थी मेरे ख्याल में वो काइंड ऑफ वर डिपेंडेंट ऑन द जेंडर, यानी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था. तो इसको भी हमने ऐसे किया था कि एच नॉट हमारे पास के two given categorical variables are independent. ये हमारे पास एच नॉट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होता है कि दे आर डिपेंडेंट. So after that, now we have something that is goodness of it. गुडनेस ऑफ इट के अंदर 2 मेनली चीजें आ जाती हैं. एक तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास कोई हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको हिस्टोरिकली कोई डिस्ट्रीब्यूशन पता है किसी पॉपुलेशन की, यू नो दिस, तो अगर वो जो पॉपुलेशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ गया है तो इज स्टिल द डिस्ट्रीब्यूशन सेम. ये क्वेश्चन होता है कि अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉपुलेशन के अंदर तो इज इट स्टिल द सेम और ये चेंज हो जाएगी. तो इसको हम अगेन इस सारे को भी, ये जो है इसको भी हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट से और हम देखेंगे कि क्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो चुकी है या नहीं बाय द चेंज, स्मॉल चेंज और सम चेंज इन पॉपुलेशन. दूसरा हम ये देखेंगे कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर अ पॉपुलेशन वो नॉर्मल है बहुत सारी जगहों पर. सो हम दूसरा हमारे पास ये क्वेश्चन होता है कि इज द assumption of normal distribution या standard normal distribution valid, let me say this way, कि क्या ये हम जो कर रहे हैं ये वैलिड है या ये
पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भी या नहीं है, हम अज्यूम तो कर लेते हैं। तो इसको भी हम गुडनेस ऑफ फिट के अंदर करते हैं और काई स्क्वायर टेस्ट इसमें भी लगाई जाती है। बट आवर टास्क टुडे विल बी टू सी दैट कि हमारे पास मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक एग्जांपल के अंदर, और फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे पॉपुलेशन के अंदर, और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास जो पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगी या नहीं। सपोज वी हैव अ केस वेयर हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीनोमियल, we will use goodness of fit to see whether new data indicate an probability distribution as compared to historical probability distribution। तो हमारे पास एक प्रीवियसली हमारे पास जो है वो मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास प्रीवियसली with specific probabilities, with specific probability for every, let's say, outcome, ये हमारे पास है। तो अब हमारा काम ये है कि वी वांट टू सी कि हमारा काम ये होगा, ये हमारे पास हिस्टोरिकली है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या जो है न्यू डेटा, डज न्यू डेटा इंडिकेट चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर शायद वही रहेगी, ठीक है ना, नेचर यानी कि वो बाद में भी शायद वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मल्टीनोमियल रहेगी, लेकिन ये होगा कि वो जो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज होंगी हर आउटकम की वो चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट के व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक एक्सटेंशन है। बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हर आउटकम पर आपके पास दो जो है ना वो हर हर काइंड ऑफ ट्रायल के ऊपर आपके पास फॉर एवरी आउटकम, ओके, सो हर ट्रायल के ऊपर दो आउटकम होते हैं बायनोमियल के अंदर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यू कैन से दैट every trial has two possible outcomes। हेड ट्रायल का एग्जांपल है आपके पास विन और लॉस का एग्जांपल है आपके पास, सो ऑन सो फोर्थ। और जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें क्या होगा, तीन या तीन से ज्यादा आप ऐसे समझे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। What is multinomial distribution? So like if I put it here, so it says multinomial probability distribution is an extension of binomial distribution, और इसके अंदर आपके पास there are 3 or more outcomes per trial, यानी हर ट्रायल के ऊपर तीन या तीन से ज्यादा आउटकम्स होंगे आपके पास। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल करने लगे हैं तो वहां पर आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स नाउ डू एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक
एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर तीन जो है ना कंपनीज का शेयर होगा, सेल्स होंगे उनके, और हर एक की जो है ना वो स्पेसिफिक, हर एक का स्पेसिफिक शेयर होगा। तो वो जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उनके अंदर उनको देखेंगे हम, और फिर हम क्या करेंगे, किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट को चेंज कर यानी प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या अब जो नई डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो प्रीवियस से डिफरेंट है या नहीं है। तो एग्जाम्पल करने से पहले मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ कि जो हमें रिक्वायर्ड होंगे फॉर डूइंग दिस टेस्ट। स्टेप्स रिक्वायर्ड। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो आप स्टेट करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बहुत ही आसान होंगे इस केस में। एक में आप कहेंगे कि द पॉपुलेशन फॉलोज अ मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच ऑफ द के कैटेगरीज, यानी तीन कैटेगरीज है तो हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी आपको स्पेसिफाइड होगी। यानी आप सपोज करेंगे कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है, यानी हर एक कैटेगरी की अपनी एक प्रोबेबिलिटी है जो स्पेसिफाइड है वही है। और आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो फिर ये बन जाएगा, नो द पॉपुलेशन डज नॉट फॉलो द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द के कैटेगरीज। यानी आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सेम नहीं है, चेंज हो चुकी हैं। स्पेसिफाइड जो आपने की थी पहले वो अब नहीं रही। स्टेप वन के अंदर आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे। स्टेप टू के अंदर आपके पास होगा, स्टेप टू के अंदर आपके पास होगा सेलेक्ट रैंडम सैंपल एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी, इनको आप रिकॉर्ड करेंगे फॉर ईच कैटेगरी। और स्टेप थ्री के अंदर फिर आप अज्यूम करेंगे कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, और फिर इसके बेसिस पर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, जैसे हमने इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शन और हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में किया था। फिर आप ये ई आईज इन्हीं को जो है ना वो स्टोर करेंगे। स्टेप टू के अंदर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, स्टेप थ्री के अंदर आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और ये इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का फार्मूला भी दे रहा है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें कैटेगरी की जो प्रोबेबिलिटी है सैंपल साइज के साथ। और स्टेप फोर के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर जो है वो पांच है हर एक की या पांच से ज्यादा है, तो फिर आप ये का स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करेंगे, जिसका ये फार्मूला है। और ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, अगेन रिपीट, हम टेबल की तरफ जाएंगे और टेबल के अंदर हमारे पास वो स्टेप्स अवेलेबल होते हैं, आराम से हम टेबल बनाकर वहां से कंप्यूट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद आप रिजेक्शन रूल जो है वो डिफाइन करेंगे। पी अप्रोच से भी आप जा सकते हैं। पी अप्रोच में आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा अगर पी वैल्यू आपकी अल्फा से छोटी है या बराबर है, और क्रिटिकल वैल्यू से आपकी रिजेक्शन होगी अगर आपका काई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो काई स्क्वायर ऑफ अल्फा से ग्रेटर है या बराबर है। तो दोनों के अंदर जो नो आपके पास अपर टेल टेस्ट यूज होगा। और उसके बाद ये डेफिनेटली आप जब काई स्क्वायर टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यू नीड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर इक्वल टू के माइनस वन, जो आप टेबल यूज करेंगे। के क्या है यहाँ पर, के आपके पास वो जो टोटल कैटेगरीज है वो होगी। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। Now we will be following above steps simply. So here is the example.
So example starts from here. This is all the part of this. It says, as an example, consider the market share study being conducted by Scott Marketing Research. Over the past year, market shares for a certain product have stabilized at 30% for company A, 30% for company A, and 50% for company B, and 20% for company C. Since each customer is classified as buying from one of these companies, we have multinomial probability distribution with 3 possible outcomes. चले, आपकी मार्केट के अंदर 3 कंपनीज है, एक A है, दूसरी B है और तीसरी C है। तो हर एक की जो शेयर मार्केट है वो भी आपको पता है। तो अब अगर कोई भी आपके पास वहां पर मार्केट में कोई कस्टमर आता है, तो वो जो प्रोडक्ट परचेज करेगा ए से, उसके चांसेस क्या होंगे? 0.3। बी से परचेज करने के चांसेस क्या होंगे? 0.5। सी से परचेज करने के चांसेस क्या होंगे? 0.2। तो ये सामने उसके जो है वो 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और तीनों की स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटीज आपको पता है। एक की 0.3, 0.5 और दूसरे की 0.2। सो यू नो दीज 3 स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटीज फॉर 3 markets, 3 companies, sorry. Okay, then it says that the probability for each of the 3 possible outcomes is as follows. PA, probability a customer purchases company A product, यानी PA जो है आपकी प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर जो है वो कंपनी ए से प्रोडक्ट खरीद करेगा। PB मतलब प्रोबेबिलिटी कि आपका जो कस्टमर आ रहा है वो कंपनी बी से प्रोडक्ट परचेज करेगा। PC का मतलब है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है ये, और कौन सी प्रोबेबिलिटी? ये वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका कस्टमर जिससे परचेज करेगा प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी सी। अब यूजिंग हिस्टोरिकल मार्केट शेयर वी हैव मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी हिस्टोरिकली है ओवर द पास्ट ईयर्स। ये आपकी जो है वो हिस्टोरिकल जो है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी PA इक्वल टू 0.3, PB equal to 0.5, PC equal to 0.20. So these, this is the probability distribution historically for the population. अच्छा, अब कंपनी सी प्लान कर रही है, कंपनी सी plans to introduce a new and improved product to replace its current entry in market. अच्छा, आप नोट करें कि सबसे कम जो शेयर है वो मार्केट सी का है, वो कंपनी सी का है, यानी कंपनी सी के पास जो कस्टमर के जाने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज लेस देन बोथ ऑफ द बी एंड ए। सो इसका मतलब है कि सी कैन थिंक ऑफ रिप्लेसिंग इट्स प्रोडक्ट, और मे बी सी कैन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग इट्स प्रोडक्ट। सो सी ने वही किया है। एंड व्हाट डज इट डू? इट सेज के we are introducing a new and improved product to replace its current entry in market. वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। कंपनी सी हैज रिटेन्ड Scott Marketing Research to determine whether the new product will alter or change the market share for the 3 companies. रिसर्च के लिए ये है कि अब ये जो सी ने आपके पास जो प्रोडक्ट को चेंज किया है, इससे क्या प्रोबेबिलिटीज चेंज हुई हैं या नहीं है मार्केट के अंदर। Specifically, the Scott Marketing Research Study will only introduce a sample of customers to the new company C product and then ask customers to indicate a preference for company A, company B, or company C product. Based on sample data, following hypothesis can be used to determine if the company C, okay. So अब जब आपके पास ये नई चीज आ जाती है, यानी नाउ द रिसर्च स्टार्ट्स कि अब आपके पास जो कंपनी सी है उसने अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है, तो इससे क्या प्रोबेबिलिटीज जो है वो चेंज होंगी या नहीं होंगी। तो इसको हम चेक करेंगे और हमारे स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप 1 होगा हमारे पास टू डेवलप null and
alternative hypothesis. So these are very simple. Let me show here. वो पहले ही लिखे पड़े हुए हैं. So ये आपका हाइपोथेसिस है. नल हाइपोथेसिस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की 0.5 और सी की 0.2 है. लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, द पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आर नॉट दीज, यानी ये चेंज हो गए हैं. तो अब हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं वो इस तरह के एग्जांपल्स में हमेशा इसी तरीके से लिस्ट किए जाएंगे. स्टेप 2 हमारे पास है टू फाइंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. इसके लिए डेटा चाहिए आपके पास. जो डेटा गिवन होगा वहीं से आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो आपको जो डेटा दिया जा रहा है वो ये है आपके पास. Let us assume the market research firm has used a consumer panel of 200 customers. Each customer was asked to specify a purchase preference among the three alternative: company A's product, company B's product, and company C's new product. The 200 responses are summarized here. 200 बंदों से जो है वो सैंपल के अंदर लेकर डेटा लिया जा रहा है. 200 बंदों से प्रेफरेंसेस पूछी जा रही हैं. 200 कस्टमर्स से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग द प्रेफरेंस फॉर कंपनी ए, बी एंड सी. तो जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएंगी. कि 48 ने कहा है कि दे विल प्रेफर कंपनी एज प्रोडक्ट, और 98 ने कहा है दे विल प्रेफर कंपनी बीज प्रोडक्ट, एंड 954 ने कहा है दे विल प्रेफर कंपनी सीज प्रोडक्ट. सो अगर इसको F1 कह दें तो ये 48 होगा. इसको F2 कहें तो ये 98 होगा. इसको F3 कहें तो ये 54 होगा. इसमें Fij नहीं होता, यानी Fij इस तरह के एग्जांपल्स के अंदर जिस तरह हम प्रीवियसली करते रहे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह में, वहां पर जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स दोनों में होता है. दो कैटेगरीज को जैसे हमने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में आपस में चेक किया था तो उसमें दो कैटेगरीज थी और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे और हर एक के अंदर कैटेगरीज थी, तो इस वजह से रोज और कॉलम्स दोनों आ रहे थे. बट हेयर वी डोंट हैव सच थिंग. तो हमारे पास डायरेक्टली F1, F2, F3 ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं. और फिर हम जो है वो अब स्टेप 3 के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड करेंगे. वी विल रिकॉर्ड expected frequencies. So if you remember, आपको ऊपर फार्मूला दिया गया है ये वाला. तो फार्मूला कह रहा है कि स्टेप 3 के अंदर assume the null hypothesis is true and determine the expected frequency EI in the category by multiplying the category probability by the sample size. So आप क्या करेंगे, आप मिसाल के तौर पर E1 फाइंड कर रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है. और यू नो आप ऐसा कहेंगे फॉर द कंपनी ए, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी PA, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सैंपल साइज से. तो PA की प्रोबेबिलिटी आपके पास प्रीवियसली पास्ट वाली जो है हिस्टोरिकल वो 0.3. तो 0.3 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल गेट 60 आई बिलीव. सो E2 आपके पास जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटेगरी B with sample size. So 0.5 into 200. This is going to be your 10 and 100. E3 is going to be your probability of category C with sample size. So this is going to be 40. So ये frequencies होनी चाहिए थी expected, यानी अगर previous probabilities को हम सही मानते हैं कि जो
ए का शेयर है वो 30% है, तो उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो 60 होने चाहिए थे। अगर बी के हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रीवियस प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, तो उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो 100 होने चाहिए, और सी के इसी तरह 40 होने चाहिए थे। तो ये आपके एक्सपेक्टेड होने चाहिए थे। तो अब इस हिसाब से ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। लेट मी राइट देम हियर स्पेसिफिकली। दीज आर हेयर, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं। स्टेप 4 आपको पता है कि क्या है, डायरेक्टली आप स्टेप 4 के अंदर जो है आप फाइंड करेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक। स्टेप 4, ये आप टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला तो ये है स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, बट वी विल अवॉइड दिस फार्मूला विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये आपके पास फार्मूला है, लेकिन आप टेबल को यूज करेंगे, तो उससे आप आराम से ये सारी चीजें कंप्यूट कर लेंगे। सो लेट मी शो यू हाउ यू कैन कैलकुलेट इट इजीली एज एक्सपेक्टेड। ओके, सो आपके पास जो ये हाइपोथेसाइज्ड प्रोपोर्शंस हैं पास्ट के, यानी 0.3, 0.5, 0.2, इसको अगर ना भी लिखे तो आई थिंक देयर इज नो एनी नीड ऑफ इट, बट इट्स फाइन। तो पहले आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज रखनी है, कंपनी ए की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, कंपनी बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और कंपनी सी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपने। और फिर आपको क्या चाहिए ऊपर फार्मूला के लिए, फिर आपको एफ आई माइनस ई आई चाहिए, यानी इस ऑब्जर्व्ड में से ये माइनस करते जाए। 48 में से 60 माइनस करें 12 आ जाएगा। 98 में से 100 माइनस करें -2 आ जाएगा। 54 में से 40 माइनस करें यू विल गेट 14। तो ये एफ आई माइनस ई आई आ जाएगा। फिर इनका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 144, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 196। तो ये स्क्वायर करने के बाद इस फार्मूला में देखें तो ये डिवाइड किया जाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। तो इन सारों को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। 144 को 60 से डिवाइड करेंगे 2.40 आएगा। 4 को फिर आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.04 आएगा। 196 को फिर आप 40 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 4.90 आ जाएगा। फिर आप इन सारों को सम कर देंगे, तो ये आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा। दिस इज योर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स 7.34। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ जाता है, तो अब आपको पता है कि जो आप यूज करेंगे वो काई स्क्वायर टेबल होगा। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरफ जाएंगे। स्टेप 5 के अंदर हम जो है वो या तो हम पी वैल्यू की तरफ जाएंगे, या तो हम क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो काई स्क्वायर ये है आपके पास, और आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 कैटेगरी है, -1, 2 आ जाएगा। तो अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास 2 है, और ये वैल्यू है आपकी काई स्क्वायर की। तो प्रोबेबिलिटी जो ये पी वैल्यू जो है काई स्क्वायर बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 7.34, इसको फाइंड करते हैं कि क्या आता है हमारे पास। याद रखें अल्फा वैल्यू हमें लाजमी चाहिए, तो अल्फा यहाँ पर 0.05 रख रहा हूं मैं, यानी कि 5% सिग्निफिकेंस या 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये आपके पास है। ये तो इसका मतलब कि पी वैल्यू जो है वो बिटवीन 0.0 टू 5 और 0.5 इनके दरमियान रहेगी, क्योंकि एक काई स्क्वायर की वैल्यू इन नीचे वालों के दरमियान आ रहा है। तो पी वैल्यू इज गोइंग टू बी बिटवीन 0.025 एंड 0.05। तो इसका मतलब ये या तो अल्फा के बराबर होगी या अल्फा से कम होगी पी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बाय पी वैल्यू अप्रोच। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अब इसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच इसी के लिए यूज करते हैं।
क्रिटिकल वैल्यू में हमें जो है वो काई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर ऑफ अल्फा, ये अल्फा के बराबर होनी चाहिए, 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है आपके पास। तो ये आपका स्क्वायर अल्फा अगर इस 0.05 के लिए फाइंड करना चाहें तो ये आपको मिलेगा 5.991। दिस इज 5.991। तो आपका जो रिजेक्शन रूल बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी काई स्क्वायर रिजेक्ट एच नॉट अगर आपका काई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5.991 है। इन आवर केस काई स्क्वायर जो है वो बराबर था 7 अगर आप ऊपर चेक करें तो दिस इज 7.34 which is obviously greater than 5.991. So this implies we will reject null hypothesis. रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज सेम नहीं है, प्रोबेबिलिटीज हैव चेंज्ड। सो आप ऐसे कहेंगे कि द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी हैज altered the historical probabilities। तो पास्ट वाली प्रोबेबिलिटीज को उसने चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है, लेट मी शो यू। ये देखें आप, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। तो आपके पास ये 30% होने चाहिए थे 100 में से, ये 50%, ये 20%, जैसे कि प्रीवियसली हिस्टोरिकली। लेकिन अब आपने 200 का डेटा लिया था, 200 में से 48 आपके पास आ रहे हैं जो है वो ए के लिए। तो ये 24% आप इसे समझे कि ए के पास है, 49 जो है वो आपके पास बी के पास है, और 27 जो है वो आपका सी के पास है। तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी की जो है वो प्रोबेबिलिटी या शेयर जो है वो बढ़ चुका है प्रीवियस के हिसाब से। और आप देखेंगे तो ए के लिए भी कमी हुई है, 24 पर चला गया है, और बी को भी कमी हुई है 1% की, 49 पर चला गया है। इसका बार ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, विच इज इवन मोर better in interpreting the effects, here I have these। सो ये बार ग्राफ है आपके पास। अगर बार ग्राफ के अंदर आप देखें तो ये ब्लू जो है ये हिस्टोरिकल है, और ये सी जो है, यानी ये पिंक जो है, ये आपके पास आफ्टर जो है वो सी की न्यू प्रोडक्ट आने के बाद है। तो आप ए की जो पास्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी थी या शेयर था या प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर प्रेफरेंसेस थी, वो ज्यादा थी ब्लू। और फिर न्यू जब आपके पास कंपनी सी ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है तो ए को डैमेज हुआ है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, और बी को भी कमी आई है, लेकिन इस ए की निस्बत में वो कम है। सी के साथ क्या हुआ है कि सी की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बढ़ गई हैं, यानी कंपनी सी के पास जाने के चांसेस अब उनकी प्रोडक्ट न्यू आने से बढ़ चुके हैं, और उनके न्यू प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन की वजह से देयर इज काइंड ऑफ डैमेज फॉर ए एंड बी। ए और बी को कुछ ना कुछ इससे नुकसान हुआ है। सो यू विल से दैट it says the historical market shares and sample market shares are compared in the bar chart as shown above. The visualization process shows that new product will likely increase the market share for company C. Comparison for other two companies like indicates that company C's gain and market share will hurt company A more than company B. और company A और B को नुकसान हुआ है, लेकिन A को ज्यादा हुआ है नुकसान C की न्यू प्रोडक्ट के आने की वजह से।
So that was all about this.